दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक मुख्य अंग रहता है हस्तक्षेपवाद, कह सकते हैं आप उसको। मैं नया शब्द दे रहा हूँ उसको कि अन्य देशों में हस्तक्षेप करना। तो इसे आप अमेरिका की चौधराहट कहें या अमेरिका की विदेश नीति कहें, अमेरिका की दादागिरी कहें या अमेरिका की मनमानी कहें या अमेरिका द्वारा ज़बरदस्ती किसी पर अपनी नीतियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोपने की बात कहें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक दबाव बनाना कहें, आप जो चाहें वो कह सकते हैं। लेकिन इसके मतलब मायने एक ही निकलते हैं कि अमेरिका की जो नीति रहती है हस्तक्षेपवाद का मतलब होता है किसी भी राष्ट्र को उस स्तर तक उभरने न देना कि वो प्रगति की राहों पर आगे बढ़े, या ये भी कह सकते हैं आप कि वो अमेरिकी रहमो करम पर ही बना रहे। ये स्थितियाँ होती हैं। तो अमेरिका की विदेश नीति जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो मुख्य भूमिका रहती है हस्तक्षेप करना, या लोग क्षेत्रीय मुद्दों पे हो या किसी के राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता पर मैं हस्तक्षेप, सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक किसी भी रूप से हस्तक्षेप करना हो क्या, तो क्या सुपर पावर होने का यही मतलब मायने होते हैं, चाहे वो घर परिवार में हो, समाज में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को पर हो। शक्तिशाली होने का क्या यही मतलब होता है कि अन्य दूसरों को आपस में लड़ाने के लिए उकसाना भी और फिर अपने हित पूरे होते ही उनको समझौता भी करवाना? क्या यही शक्तिशाली का एक कर्तव्य रह जाता है? क्योंकि हम अगर भारत के मामले में कहें तो शक्तिशाली को बोलते हैं कि वो वसुधैव कुटुंबकम। शक्तिशाली एक सूर्य के समान होता है जो सब जगह अपना चारों 10 दिशाओं में अपना प्रकाश समान रूप से वितरित करता है। यानी वो सब चाहता है कि सब पल्लवित, पुष्पित हों, विकसित हों, बराबरी के अवसर सबको मिलें, सब पर वो कोई कोताही नहीं बरतता है, कोई भेदभाव नहीं बरतता है प्रकाश देने में, उजाला देने में या ऊर्जा देने में। लेकिन आदमियों में ये प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है? जबरदस्ती किसी पे थोपना, किसी पे राज करना, किसी का शोषण करना, अपनी मनमानी और तानाशाही चलाना भी और थोपना भी। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में ज़्यादा दिखाई देता है। तो आज हम 21वीं सदी से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन लगता है कि आज भी आदमी वो जंगल से निकला हुआ पशु ही है। पशु जैसी प्रवृत्तियाँ उसमें आज भी कम नहीं हुई हैं। या यूँ कहें कि वो शायद जंगल का पशु, जब वो था पशु के रूप में जो आदिमानव था, वो संभव तो आज से ज़्यादा अच्छी स्थिति में था जी। क्योंकि आप आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिमानव के दौर में रह रहे हैं वो ज़्यादा खुश हैं। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने रिसर्च उन पे भी किया है और हम पे भी किया है, तो हम ज़्यादा हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और पता नहीं किन किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, पता नहीं किन किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। लेकिन जो आदिवासी लोग होते हैं वो ज़्यादा हमसे स्वस्थ, हमसे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। तो हम बात करते हैं अमेरिका की चौधराहट को। अमेरिका ऐसा क्यों करता है? उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यही है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई उसके बराबरी करना तो दूर, बल्कि उसके आसपास भी पहुंच सके। ये हमारे समाज में, घर परिवार में कोई कहीं भी होता है। ये नीतियाँ आपने देखा होगा, ये चलाई जाती हैं। मैं कह रहा हूँ मनुष्यों में ये नीतियाँ। वैसे एजुकेशन ऑफ नेचर जो विलियम वर्ल्थ ने लिखा है कि हमें नेचर से वो मिलता है कि हमें भाईचारा, सद्भावना, और हमको एक आदमी का इसलिए आदमी का सम्मान करना चाहिए, एक प्राणी का इसलिए सम्मान करना चाहिए, प्राणी होने के नाते, आदमी होने के नाते, क्योंकि आत्म तत्व के रूप में उसमें भी वही मौजूद है जो कि हम में मौजूद है, जड़ चेतन में। लेकिन ये पता नहीं एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पे तानाशाही और मनमानी थोपना, साजिशें, षड्यंत्र, जालसाजी और तिकड़मबाजी करना, ये क्या
यही लोगों का, ये अधिकांश जो समाज के ठेकेदार, देश और दुनिया के ठेकेदार और दलाल होते हैं, और जो ये संस्कृतियों के भी ठेकेदार होते हैं, समाज के भी ठेकेदार होते हैं, और देश के संसाधनों की भी दलाली और नीलामी करते हैं, सत्ता सियासत के भी दलाल होते हैं, जो कि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की नीलामी में भी कोई कोताही नहीं बरतते हैं, कोई गुरेज नहीं करते हैं। तो हमें भी आज इस सच को बताने में कोई कोताही और गुरेज नहीं है कि ये जो जंगल राज है, जंगल राज से भी बदतर स्थिति में आज क्या हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि अभी मामला इसलिए चल रहा है हस्तक्षेप वाला कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ 4-5 दिन में ही जिस प्रकार से भारत ने आनन फानन में अमेरिकी दबाव में सीज फायर किया, और उसमें भारत ने क्या खोया क्या पाया, नफा नुकसान क्या रहा, अगर तुलनात्मक विश्लेषण के रूप में देखा जाए या समीक्षात्मक मूल्यांकन के रूप में देखा जाए, तो अमेरिका ने विश्व बैंक से या अन्य देशों की मदद से पाकिस्तान को मतलब अरबों रुपये दिए हैं। 1.5 बिलियन डॉलर तो वर्ल्ड बैंक देगा, अन्य भी संस्थाएं देंगी, अन्य भी देश देंगे। तकरीबन 7 या 8 बिलियन अभी की अब उसके पास आएगा। 1 बिलियन डॉलर का मतलब आप लगा सकते हैं 80 अरब रुपये। और अगर 10 बिलियन डॉलर उनको मिलता है तो लगा लो आप लगभग 80 खरब रुपये इतने पाकिस्तान को मिले हैं। भारत को क्या मिला? युद्ध की स्थिति में आज भी भारत अकेला खड़ा था। 1948 में भी अकेला खड़ा था, 1965 में भी अकेला खड़ा था। हाँ, 1971 के युद्ध में जरूर रूस ने डायरेक्टली जो अपना जहाजी बेड़ा था, युद्धपोत थे, वो हिंद महासागर में जरूर भेजे थे, भारत को सैन्य साजो सामान भी उपलब्ध करवाए थे। और उसके बाद भी इनडायरेक्टली भारत का चाहे परमाणु कार्यक्रम हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो या न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, उसमें रूस ने ही इनडायरेक्टली भारत को मदद की। उद्योग धंधों को भी आगे बढ़ाने में जो पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो BHEL हो, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL हो, या फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, गेल हो, या इस्पात और लोहे के जो कारखाने इस भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर में लगाए गए, उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ज़्यादा सपोर्ट रूस का ही रहा। लेकिन युद्ध की नीति में, युद्ध की स्थिति में भारत हमेशा से ही अकेला खड़ा रहा है। वो चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे वो सियाचिन का युद्ध हो, चाहे वो भारत चीन का युद्ध हो, या भारत पाकिस्तान का 1948, 1965 और 1999, 1971 का युद्ध हो, उसमें भी भारत अकेला खड़ा था। और आज जबकि ये कहा जा रहा है कि भारत विश्वगुरु और सुपर पावर बनने की दिशा की ओर अग्रसर है, अमेरिका भारत का बराबरी का दोस्त है, स्वाभाविक मित्र है, पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधर रहे हैं, इस चीज़ को जोर शोर से डुगडुगी बचाई जा रही है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसका अपने मुँह मियाँ मिट्ठू अपनी पीठ थपथपाना जैसी स्थितियों में जो प्रचार करा जा रहा था पिछले 7-8 सालों से, वो लगता है अब सब हवाई हो गया, वो गुब्बारा फूट गया या फिर हो गया वो सब। क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ डायरेक्टली कोई भी खड़ा नहीं था, चाहे वो मोरल रूप में हो, पॉलिटिकल रूप में हो, डिप्लोमेटिक रूप में हो, स्ट्रेटेजिक रूप में हो, कोई भी भारत के साथ खड़ा नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ ओपनली चीन ने बयानबाजी दी कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ओपनली तुर्की के जो राष्ट्रपति है सैयद तैयब अर्दोगान, उन्होंने ओपनली कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। अजरबैजान ने ओपनली कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं। गाहे बगाहे ईरान के भी कुछ नेताओं के बयान आते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। यमन, कतर जैसे देशों के भी बयान आते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। और तो इस स्थिति में भारत के साथ खड़ा है तो है कौन? और भारत ने सिर्फ 5 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर करके लगता है कि जो
अच्छी शुरुआत हुई थी। सैनिक जो जोशो खरोश के साथ खड़े थे, एक झटके में सीज फायर ने सब कुछ जो जंग की निर्णायक जंग की ओर बढ़ रहे थे वो फिर से उसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जैसे 1948 में था। उस समय भी 16 समझौते सीज फायर वो निगोसिएशन किए गए। नतीजतन भारत ने अपनी ज़मीन गंवाई। चीन के साथ 19 स्थितियों से भारत गुजरा। 1971 में भी आधी से ज़्यादा लड़ाई जीतने के बाद, 65 में 2/3 जंग लड़ जीतने के बाद अंत में आखिर भारत की कौन सी कमी, कमजोरी और मजबूरी रह जाती है? आखिर भारत की वो कौन सी, भारत की कमजोरी का कौन सा रिमोट, कौन सी भारतीय ताले की कौन सी चाबी अमेरिका और अमेरिकी परस्त देशों के पास रहती है कि वो एन टाइम पर, एन वक्त पर सीज फायर के लिए भारत पे पता नहीं ऐसा क्या कर जाते हैं कि भारत तैयार हो जाता है। इस बार भी वही हुआ। यानी इतिहास की हम एक सीधी रेखा में इतिहास बनाने की एक सीधे राह पे सरपट दौड़ने की बजाय आज भी हम इतिहास के गोल चक्कर में फिर वहीं घूमते जा रहे हैं। एक सर्किल पे सरपट दौड़ते जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतिहास की पुरानी कहानियों को दोहराया जाता है, पुरानी घटनाओं को ही दोहराया जाता है या पुराने इतिहास को ही दोहराया जाता है। नए इतिहास को बनाने या पुराने इतिहास को धारा मोड़ने या पुराने इतिहास को बदलने और नए इतिहास को रचने की कवायद की दिशा में हम बहुत कम आगे बढ़ पाते हैं, या उन इतिहास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की सीधी राह की दिशा में हम सरपट दौड़ेंगे तो दौड़ेंगे कब हम अपनी कमियों, कमजोरियों, मजबूरियों और जो हमारी लगाम अमेरिका के हाथ में है उससे कब हम आज़ाद हो पाएंगे। और अमेरिका द्वारा तमाम दुनिया में जो तीसरी दुनिया हो या दूसरी दुनिया के देशों के साथ जो साजिश है, षड्यंत्र, तिकड़मबाजी, जालसाजियों का और समझौतों और जालसाजियों का और ये सीज फायर का जो एक चक्रव्यूह है, भ्रमजाल, भंवर जाल और भूल भलैया है, उससे आगे हम निकल कैसे पाएंगे, उभर कैसे पाएंगे, गुजर कैसे पाएंगे? सवाल कहीं हैं। और सवाल साल दर साल तारीखें बदली हैं, सत्ता सियासतें बदली हैं, लेकिन सवाल हल होने के बावजूद सवाल बड़े होते गए हैं, उसमें नए सवाल जुड़ते गए हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि इन सवालों का जवाब देगा तो देगा कौन? कौन सवाल पूछेगा, कौन जवाब देगा, कौन जिम्मेदारी जवाबदेही तय करेगा और कौन उस दिशा में आगे बढ़कर देश को स्वतंत्र फैसले लेने और आत्मनिर्भर और स्वावलंबी रूप से आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर करेगा? ये सवाल रह जाते हैं। तो ये पहला अवसर नहीं है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का, चाहे वो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की आपस की लड़ाई हो, उसमें अमेरिका हस्तक्षेप रहा। 1914 से 1918 तक जो विश्व युद्ध हुआ, अमेरिका हस्तक्षेप रहा, अमेरिका का उसमें बड़ा हस्तक्षेप रहा। 1939 से 1945 के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, उसमें अमेरिका की भूमिका रही। वो तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लड़ा गया युद्ध था, लेकिन उससे इतर भी सीरिया में 50 के दशक में तख्ता पलट करवाने में अमेरिका का हाथ था। और ईरान में 1951-52 में ईरान में भी ऐसी स्थितियाँ आई जब वहाँ तख्ता पलटने की कोशिशें अमेरिका के द्वारा की गई। और लल्लुलाब यही है कि 1776 में अमेरिका के अस्तित्व में आने के बाद 2023 तक अमेरिका अब तक 400 बार, जी 1-2 नहीं, 1 दर्जन 2 दर्जन नहीं, 400 बार दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में या क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है। पहले उनको लड़ाने में, उकसाने में और फिर उनमें समझौता करवाने में। उससे होता क्या है? अमेरिका एक तो सुपर पावर बना रहता है, दूसरा हथियारों की बिक्री बढ़ती है अमेरिका की, तीसरा अमेरिका अपने को राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से सबसे मजबूत पाता है। इस प्रकार की स्थितियां पैदा करके तो ये स्थितियां थी। आज हम एक सरसरी नज़र डालेंगे कि आखिर अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान डालेंगे, वैसे लंबा चौड़ा वो है
शीत युद्ध का बात करें हम तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का गठन किया गया, जिसमें अभी वर्तमान में तकरीबन 32 देश हैं जी। और उसके बाद तो अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ता गया। किस रूप में, अब हम आपको थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, 1950 से 1953 तक जो अमेरिका की और संयुक्त राष्ट्र बलों ने कम्युनिस्ट चीन और उत्तर कोरियाई सैनिकों का मुकाबला किया। जो कोरिया की जंग हुई 1950 के दशक में 53 तक, उसमें दक्षिण कोरिया का साथ दिया अमेरिका और नाटो कंट्रीज़ ने, और उत्तर कोरिया का साथ दिया चीन ने। आज भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनातनी, तकरार और तलखी बनी हुई है, बहुत सारे सीमा विवाद से लेकर अन्य तमाम मुद्दों को लेकर। तो वो आज भी एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसमें भी अमेरिका की संदिग्ध भूमिका रही थी। 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम पर हस्तक्षेप किए गए, लेकिन आज भी वो समस्या पूर्ण रूप से वो हुई नहीं है। और इस युद्ध में अमेरिका के ही अकेले 30,000 से ऊपर जवान मारे गए थे, जबकि कोरिया और चीन के तकरीबन 55,000 जवान मारे गए थे। और पूरे शीत युद्ध जो 1945 से 1991 के बीच के दौर को, जब अमेरिका और रूस के बीच, दोनों महाशक्ति सोवियत संघ के बीच रसाकसी जो चलती रही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको कहते हैं शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध के दौर में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, और केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो CIA ने कहीं गुप्त अभियानों के द्वारा कहीं देशों में तख्तापलट करवाए, कहीं देशों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाया, और अंततः उनकी काफ़ी जनधन की हानि होने के बाद उनसे समझौते भी करवाए। तो हम कोरियाई युद्ध की बात कर चुके हैं। उसके बाद भी 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति थे आइजनहोवर। उन्होंने ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटाने में मदद की। लेकिन 1952 में CIA ने ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति जैकब अर्बनेज को पदच्युत किया, और 1958 में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो के खिलाफ एक विद्रोह के पीछे भी अमेरिका हाथ बताया जाता है, जिसे आज उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर हुआ करते थे। और 1958 से 1961 में क्यूबा में तख्तापलट के लिए ज़बरदस्त कोशिशें की गई। 1958 में क्यूबा पर प्रतिबंध भी लगाया गया, और उसके बाद राष्ट्रपति जॉर्ज F कैनेडी अमेरिका में सत्ता में आए। तो 1961 में CIA ने बे ऑफ पिंक्स आक्रमण के माध्यम से क्यूबा के राष्ट्रपति फिदल कास्त्रो को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की। हालांकि रूस के हस्तक्षेप बढ़ने के बाद सोवियत संघ तत्कालीन उनको पीछे अपने पांव खींचने पड़े। उस समय एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि सोवियत संघ और अमेरिका बिल्कुल परमाणु युद्ध के आसपास आ गए थे, क्योंकि क्यूबा में सोवियत संघ ने भी परमाणु मिसाइल्स और परमाणु जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो तैनात कर दिए थे, और अमेरिका के भी तैनात थे। खैर वो युद्ध टल गया। वो विश्व युद्ध की शक्ल, तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता था, लेकिन वो टल गया। 1961 में ही डोमिनिक गणराज्य के तानाशाह राफेल ट्रूजिलो की हत्या में भी अमेरिका का हाथ बताया गया। तो बात यही नहीं रुकती है। मतलब उसके बाद वियतनाम युद्ध में आप देखें तो वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका की संदिग्ध भूमिका रही। 1965 से 1953 तक अमेरिकी सैनिकों ने वियतनाम के युद्ध के दौरान दक्षिण वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के साथ मिलकर उत्तरी वियतकांग, पाथेट, लाओ, चीन, सोवियत संघ, उत्तर कोरिया और खमेर रूस विद्रोहियों की सेना के खिलाफ लड़ाई की।
उस समय राष्ट्रपति जॉनसन हुआ करते थे। तो वियतनाम युद्ध को आप जानते ही हैं, उसमें अमेरिका को काफ़ी नुकसान, हो ची मिन्ह जो थे वियतनाम के राष्ट्रवादी और क्या कह सकते हैं उनको, एक क्रांतिकारी नेता हो ची मिन्ह, तो उन्होंने अमेरिका को नाकू चने चबाने और संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन नुकसान दोनों पक्षों का हुआ। उस युद्ध में भारी नुकसान हुआ, वियतनाम का भी, हजारों सैनिकों की मौत हुई। तो ये काफ़ी कुछ रहा है। और उसके बाद भी अमेरिका पीछे नहीं हटा, मतलब कई जगहों से इस प्रकार के वो साजिशें, षड्यंत्र हैं या हस्तक्षेप जो चाहें आप कह सकते हैं। उसके बाद भी 1973 में जब निक्सन थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने कुर्द विद्रोहियों को हथियार दिए और इजराइल को भी हथियार और रसद पहुंचाने की काम किए, ताकि अरब देशों के खिलाफ तख्तापलट की कार्रवाई में बढ़ाई जाए। और 1973 में ही निक्सन के द्वारा ही लीबिया के नेता मोहम्मद गद्दाफी को आगे बढ़ाया गया और लीबिया का तानाशाह उन्हें बनाने में मदद अमेरिका ने ही की। और लास्ट में हालिया वर्षों में कर्नल गद्दाफी को मरवाने में भी अमेरिका का ही हाथ था, जो लीबिया में क्रांति हुई, जिसे लीबिया और ट्यूनिसिया, मिस्र, बहुत सारे देशों में जो क्रांति हुई 2010 के आसपास, उसमें भी अमेरिका का ही हाथ माना गया, जिसे जैस्मीन क्रांति कहा गया। तो दोस्तों बात यही नहीं रुकती, अब लंबी चौड़ी वो है। 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ, उसमें भी अमेरिका की भूमिका रही, पहले इनडायरेक्टली फिर डायरेक्टली। तमाम देशों में तख्तापलट हुआ सरकारों का, उसमें अमेरिका का ही एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2001 में अब आतंकवाद को ख़त्म करने के नाम पे अफ़गानिस्तान में लंबे समय तक, लगभग 22 सालों तक अमेरिकी सेना रही। उससे और 80 के दशक में भी अमेरिका और रूस का टकराव, सोवियत संघ का टकराव रहा अफ़गानिस्तान में। और भारत पाकिस्तान को युद्ध भड़काने में 1948 हो या उसके बाद भी तनातनी तकरार और तलखी जो भी रही है 1965, 71, 99 में, 1984 में और आज भी जो लगातार चल रही है, उसके पीछे भी इनडायरेक्टली बहुत बार अमेरिका की भूमिका साफ नजर आई। और शीत युद्ध जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन में भी अमेरिका का हाथ बताया गया, अमेरिका का इनडायरेक्टली उसमें जो भूमिका थी। उसके बाद सोवियत संघ 15 गणराज्यों में विघटित हो गया और आज जो यूक्रेन है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, बेलारूस है, चेचनिया है, ताजिकिस्तान है, क्रीमिया है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, ये सब सोवियत संघ गणराज्य के ही हिस्सा हुआ करते थे। और 2003 में जिस प्रकार से इराक में राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई या जो भी है, सद्दाम हुसैन को बनाने में और उसे मरवाने में एक समय ऐसा था कि 1980 के दशक में ईरान के विरुद्ध सद्दाम हुसैन को खड़ा किया गया, तो उसमें अमेरिका का ही हाथ था। लास्ट में 2003 में अमेरिका सद्दाम हुसैन को मरवाने में और बगदाद में तख्तापलट और सत्ता परिवर्तन करवाने में ही अमेरिका की भूमिका रही। तो इस प्रकार आप रूस यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका की ही भूमिका रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सवाल अब ये है चलते चलते कि आखिर इन युद्धों में जो भी स्थितियां रहती हैं, चाहे आजकल वो इजराइल और लीबिया, इजराइल और ईरान, इजराइल और फ़िलिस्तीन, इजराइल और सीरिया के बीच तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका का ही हाथ बताया जा रहा है।
तो अब सवाल ये उठता है कि वैसे मैं 400 बार बता चुका हूँ कि 1776 से लेकर और 2023 तक लगभग 400 बार अमेरिका लोगों के मामलों में, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है 2 प्रकार से। एक तो तख्ता पलट करना, 3 प्रकार से। दूसरा, एक देश को दूसरे देश के खिलाफ भड़काना या हथियार सप्लाई करवाना, और तीसरा उनमें समझौता भी करवाना बाद में, जब उनके काफ़ी जान माल का नुकसान हो जाए उसके बाद सुलह समझौता भी करवाना। उससे अमेरिका के कई प्रकार के हितों साध सकता अमेरिका। एक बोलते हैं ना, एक तीर से कहीं निशाना लगाना। उससे अमेरिका के राजनीतिक, सामरिक, रणनीतिक सारे हितों का पोषण होता है, क्योंकि अमेरिकी हथियारों की बिक्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अचानक बढ़ जाती है। जैसे रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, तमाम जो युद्धों की स्थिति आई है दक्षिण चीन सागर में, अमेरिका, चीन, ताइवान के बीच, या चीन और वियतनाम, चीन और फिलीपींस, चीन और बहुत सारे देश हैं, जापान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसके कारण अमेरिकी हथियारों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अमेरिका हथियारों का अरबों खरबों का कारोबार एकदम से उछाल पे आ जाता है। दूसरा, अमेरिका की चौधराहट, तानाशाही, अमेरिका की मनमानी, अमेरिका का एक सुपरडॉन वाली भूमिका हमेशा बनी रहती है, और उसको बनाने के लिए वो पूरा जोड़ तोड़, जाल, साजिशें, षड्यंत्र, जायज़ या नाजायज़ तरीके से जो भी करना पड़े वो करता है, पर्दे के पीछे से भी और पर्दे के आगे से भी, चाहे उसके लिए उसको कहीं मोहरे बनाने पड़ें, या जो इसकी डिप्लोमेटी या जो स्ट्रेटजी होती है उसकी जो खेल होता है, उन जो खेल चौसर बिछाई जाती है, चौसर पे जो प्यादे होते हैं, तो उसमें कई बार निशाना कुछ और होता है, नीयत कुछ और होती है, और नकाब और मुखौटे कहीं कुछ और होते हैं, और पर्दे के पीछे से उनको चलाने वाला असली चेहरा कोई और होता है। जी, वो असली चेहरा सुपर बॉस, सुपरडॉन कहें, सुपर बॉस कहें, या सुपर पावर कहें, अब जो भी कहें, अमेरिका और पश्चिमी देश ही उस मामले में उन्हीं की भूमिका रहती है। तो कई बार सवाल ये भी आता है कि दुनिया को इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे से दुनिया का रिमोट कंट्रोल है तो है किसके पास, दुनिया की ताले की चाबी है तो है किसके पास, और वो क्यों है? आखिर दुनिया के जो अन्य देश हैं या दूसरी दुनिया के जिनको अल्प विकसित या विकासशील देश, 2 कैटेगरीज में रखा जाता है, आखिर वो अमेरिकी और पश्चिमी देशों के सामने नतमस्तक क्यों हैं? क्यों अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास उनका रिमोट कंट्रोल है, उनके ताले की चाबी है? आखिर उनकी कौन सी कमियां, कमजोरियां और मजबूरियां रह जाती हैं कि वो गाहे बगाहे, चाहे अनचाहे रूप से अमेरिका की दबाव में आ ही जाते हैं, और अमेरिका दबाव में वो लड़ते झगड़ते भी हैं आपस में ही, एक दूसरे को कमज़ोर करते हैं आपस में ही, और अमेरिका से हथियार खरीद कर एक दूसरे के खिलाफ यूज भी करते हैं, और अंततः अमेरिका के कहने पर ही सुलह समझौते भी करते हैं। तो आखिर ये अमेरिका की कूटनीति के तले कब तक दबे रहेंगे ये देश? कब ये देश स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन के अपने फैसले, अपने हितों, ज़रूरतों और अपने यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार खुद लेना शुरू करेंगे? ये भी सवाल रह जाता है। और सवाल ये भी उठता है कि क्यों कोई भी शक्तिशाली दूसरों को क्यों दबाता है, दूसरों का शोषण क्यों करता है, दूसरों को दर बदर और घर से बेघर क्यों करता है, दूसरों को साजिश और षड्यंत्र, जालसाजी, तिकड़मबाजी करके क्यों इस प्रकार के स्वांग रखता है, क्यों इस प्रकार की साजिश षड्यंत्र रखता है, जो मानवता के भी खिलाफ है, जो नैतिकता के भी खिलाफ है, जो लोकतांत्रिक, वास्तविक लोकतांत्रिक और वास्तविक संवैधानिक मूल्यों के भी खिलाफ हैं। ऐसे काम कोई करता है तो करता क्यों है? और आखिर ये जो तमाम सियासी पिच पे जो खेल रचे जाते हैं, या शतरंज की मोहरों, शतरंज की जो
खेल होता है उस पर जो प्यादे और तमाम मोहरे होते हैं वो बिछाए जाते हैं, जो बिसात बिछाई जाती है, उसके पीछे का असली खिलाड़ी कौन होता है? चौसर, खेल की जो चौसर बिछाई जाती है उन चौसर के पीछे का असली खिलाड़ी होता कौन है? उन तमाम प्यादों की और तमाम चौसरों की, तमाम खिलाड़ियों की बागडोर रिमोट पर्दे के पीछे आखिर किसके पास होता है और वो क्यों होता है? तो सवाल ये भी उठता है कि ये भारत ही सही, भारत ही नहीं अन्य भी जो देश हैं वो आखिर क्यों अपनी कमियों, कमजोरियों, मजबूरियों और समझौतों और युद्ध विराम की जो ये चक्रव्यूह है उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाए इतने सालों के बावजूद? क्यों उससे ऊपर उठ नहीं पाया, उभर नहीं पाया? और वहाँ से उभर कर क्यों स्वतंत्र और रूप से अपने फैसले लेने में क्यों कामयाब आज तक नहीं हुआ है? ये भी सवाल है। क्योंकि इसी दौर में रूस, अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश भी हुए हैं जिन्होंने अमेरिका को कि इस जो चक्रव्यूह रचा गया है उससे बाहर निकलने में कामयाब भी हुए हैं। दुनिया के कुछ गिने चुने देश, तो भारत क्यों नहीं? तो दोस्तों सवाल कई हैं, आगे भी तमाम सवालों का हमारा लगातार एनालिसिस, इवैल्यूएशन, जो भी कहें आप, या पोस्टमार्टम जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और वीडियो एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।